सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को भारतवर्ष के, हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह की शुभकामनाएं। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम 1947 में आज़ाद हुए थे। सभी लोग आज देश प्रेम में सराबोर हैं। सभी उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आज हमें इस आज़ाद भारत में सांस लेना संभव हुआ। हम लोगों ने तो पहली सांस आज़ाद देश में ही ली है, लेकिन हमारे से पहले की जो पीढ़ी है उन लोगों ने आज़ाद देश में आंखें नहीं खोली थी। उन लोगों ने गुलामी के भी कुछ वर्ष देखे हैं। सभी लोग शहीदों को याद कर रहे हैं जिनके कारण आज हम आज़ाद देश में खड़े हैं और अपना झंडा फहरा रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे भी उन लोगों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच हूँ। अपने चिकित्सकीय अनुभव के बारे में आपको बताया करती हूँ। आयुर्वेद से संबंधित जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं आपको बता दिया करती हूँ। देखिए, 2002 से वैसे मैंने इससे शुरुआत की थी। 2002 से BHU में मैंने इसकी एजुकेशन ली। सफ़ेद मूसली की खेती पर एक वहाँ पर सेमिनार आयोजित किया गया था, उसको मैंने स्पेशली अटेंड किया। जबकि खेती के विषय में पढ़ना हमारे सब्जेक्ट में नहीं था, लेकिन मुझे रुचि थी। और उसको डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी के बारे में ये बताया जाता है कि वो पहले बैंक में थे, लेकिन उन्होंने बैंक की नौकरी रिज़ाइन करके सफ़ेद मूसली की खेती में काम किया। आज मध्य प्रदेश में उनका माँ दंतेश्वरी हर्बल प्लेटफार्म में बहुत बड़ा है। देश विदेश से लोग वहाँ पर भ्रमण करने आते हैं। देश विदेशों तक उनके आज भी जो है स्पीच होते हैं, एजुकेशनल स्पीच। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ऐसी महान विभूति से मैंने भी सफ़ेद मूसली की ट्रेनिंग ली थी। देखिए, सफ़ेद मूसली की ट्रेनिंग तो ले ली मैंने, और कैसे उगाए जाते हैं, कैसे क्या, लेकिन आयुर्वेद में जानते हैं, आयुर्वेद की जो पुस्तकें हैं उनके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जड़ी बूटियों के बारे में, जड़ी बूटियों के गुणधर्म के बारे में सब कुछ थोड़ा बहुत बताया तो जाता है, लेकिन एक एक जड़ी बूटी का औषधीय रूप में कैसे प्रयोग करें, किस तरह से प्रयोग करें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इस पर स्पष्ट निर्देश नहीं। ह्यूमन बॉडी वगैरह के एजुकेशन, वैसे भी एजुकेशन में ह्यूमन बॉडी वगैरह के बारे में ज़्यादातर बताना होता है, तो उसी पर ज़्यादातर शिक्षाएं होती हैं। लेकिन जड़ी बूटियों का कैसे प्रयोग करें, किस ऑर्गन के लिए किस जड़ी बूटी का प्रयोग करें, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके बारे में मतलब कुछ क्लियर नहीं हो पाता माइंड। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं, बहुत सारे क्या सभी, वे जो है बाज़ार की दवाएं लिख देते हैं। किस रोग में कौन सी दवा कोई कंपनी बना रही है, कोई कंपनी बना रही है, बस लिख देते हैं। वे खुद से दवाएं तैयार नहीं करते। खुद से दवाइयाँ तैयार करने का काम कुछ परंपरागत रूप से जो वैद्यकीय कर रहे हैं वे लोग करते हैं। उनको अपना पुराना अनुभव है अपने पुरखों का, तो वे लोग करते हैं। खैर, इसके आगे का मैं आपको पड़ाव बताऊं। 2010 में बसंत पंचमी का दिन था। उसके बाद जड़ी बूटियों पर मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ता ही रहा, किताबें पढ़ती रही,
डिग्रियाँ वगैरह। फिर जो थियोरेटिकल नॉलेज केवल था, जो ज़मीनी अनुभव है कार्य करने का, वो उतना ज़्यादा नहीं था। उतना ज़्यादा भी बस अपनी जो मैंने अपनी तरफ से एफ़र्ट करके एक एक खास जड़ी बूटियों के बारे में जानने की कोशिश की, वो मुझे पता लग गया। ऐसे मेन एजुकेशनल स्ट्रीम में मुझे नहीं पता लगा। और 2010 की बात मैं बता रही हूँ। 2010 में फरवरी का दिन था, शायद 10 फरवरी का ही दिन था, वो बसंत पंचमी का दिन था। ये मुझे याद है कि बसंत पंचमी का दिन था। 10 फरवरी की तारीख थी या 20 फरवरी की, ये मुझको कंफर्म याद नहीं है। वैसे कैलेंडर देखेंगे तो पता लग जाएगा कि बसंत पंचमी किस दिन थी 2010 में। उस दिन हिंदुस्तान अखबार में जो है रवीश कुमार जी के नाम से आप सभी परिचित ही होंगे, जो NDTV के हेड रहे हैं। रवीश कुमार जी जो फेमस पत्रकार हैं, और मैग्सेसे पुरस्कार भी उनको मिल चुका है पिछले 2 वर्ष पूर्व ही उनको मिला था मैग्सेसे पुरस्कार। अगर मैं गलती कर रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा, संख्या में गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है 3 वर्ष पूर्व मिला हो। लेकिन रवीश कुमार जी के नाम से आप सभी परिचित हैं। उन्होंने हिंदुस्तान अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर 4 कॉलम में मेरे ब्लॉग के बारे में आर्टिकल छापा। मेरे ब्लॉग का नाम था मेरा समस्त.blogspot.com, आज भी है ये ब्लॉग। इसके बारे में आर्टिकल छापा कि ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा ब्लॉग है, बल्कि दुनिया का ऐसा पहला ब्लॉग है जो कि हिंदी में चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध कराता है। मैं हिंदी में ही ब्लॉग लिखती थी, तो उस ब्लॉग के बारे में उन्होंने छापा। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास वो डायरी भी है कि 2010 के दिन सवेरे मैंने पेपर नहीं देखा था, क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी थी, तो हवन पूजन वगैरह हो रहा था। तो हम हवन वगैरह करने के पश्चात जब मैं फ्री हुई, तो जब पेपर देखा, पेपर भी देखने का उतना वक्त नहीं मिला, क्योंकि उस ब्लॉग के बारे में पढ़ के, उस आर्टिकल को पढ़ के हिंदुस्तान अखबार के बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग विज़िट किया होगा। ब्लॉग पर विज़िट करने के बाद मेरे पास बहुत फ़ोन आए, सुबह से बहुत ज़्यादा फ़ोन आए, और मैं समझ नहीं पाई आज अचानक कैसे इतने फ़ोन आ रहे हैं। तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि आज आपके ब्लॉग के बारे में हिंदुस्तान अखबार में निकला है। हिंदुस्तान पेपर मेरे यहाँ भी आता है, लेकिन तब तक मुझे पेपर देखने का मौका नहीं मिला था। फिर मैंने पेपर देखा। आज भी वो डायरी का पन्ना मेरे पास है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए सबका नाम, उस दिन सुबह से जितने फ़ोन आए, देखिए ऊपर लिखा हुआ है बसंत पंचमी 2010। जितने फ़ोन आए सबके नंबर और कौन कहाँ से आए सब लिखा हुआ है। सबसे पहला फ़ोन मंत्री जी का था। ये मंत्री के पीआरओ थे, बिहार के मंत्री थे, उनके पीआरओ का फ़ोन था। दूसरा फ़ोन डॉक्टर अलका पाठक का था, वो दिल्ली दूरदर्शन में डायरेक्टर थी, और उन्होंने तो बल्कि मुझे बुलाया भी दूरदर्शन के लिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए। मैं गई भी। फिर यहाँ लखनऊ के दूरदर्शन ने भी प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद तो मतलब ये बहुत तेज़ी से ये सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद से लोगों ने बहुत सारी बीमारियों के बारे में मेरे से बात की। फिर कुछ लोगों ने कहा भी कि आपने जैसे लिखा है कि आप दवाई बना भी सकती हैं, तो मैंने कहा कि मैं बना सकती हूँ, तो मैंने बनाई भी दवाइयाँ उनके लिए। तो जब एक बार ये दवाइयाँ घर में बनाने, कूटने, पीसने वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया ना, वो आज तक अनवरत चल रहा है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो आदरणीय रवीश कुमार जी ने निभाई। मैं उनको आज के दिन याद करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन उससे भी पहले एक जो बात हुई वो थी कि मैंने ब्लॉग क्यों लिखना शुरू किया, कैसे लिखना शुरू किया। देखिए मैं एक बार लखनऊ से, ये 2008 की बात है, मैं लखनऊ से कानपुर से लखनऊ आ रही थी, तो ट्रेन से मेरा एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन से एक्सीडेंट भी ऐसा भीषण हुआ कि मैं 3 दिन कोमा में थी। हैलट हॉस्पिटल कानपुर में भर्ती थी। वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थी, जिंदा बच गई, कोमा में नहीं गई।
मतलब पूरी तरह कोमा में नहीं गई, मैं स्वस्थ हो गई, बाहर आ गई। उसके बाद जब मुझे कुछ, उस समय मेरी स्थितियाँ ऐसी थी कि मैं ये जो बल्ब है ना, ट्यूबलाइट और बल्ब, मैं इनकी तरफ तो देख ही नहीं पाती थी डायरेक्ट। इतना ही नहीं, सूर्य की रोशनी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, दीवार पकड़ पकड़ के मैं चलती थी। मैं आपको 2008 की बात बता रही हूँ, 9 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर जब डॉक्टर की दवाई से थोड़ा होश में आने के बाद, कुछ दिन ऐसे ही गुजारने के बाद अंग्रेज़ी दवाई पर, जब मैं थोड़ा सा अपने होश हवास में आई कायदे से, तो फिर मैंने कहा कि सिर में चोट लगी है, तो जड़ी बूटियाँ मंगाते हैं। तो जड़ी बूटियाँ मैंने मंगाई। जब जड़ी बूटियाँ मैंने मंगाई तो उसमें जटामासी थी, ब्राह्मी थी, जो दिमाग से संबंधित होती हैं, वही जड़ी बूटियाँ मैंने मंगाई। फिर मैंने अब मंगा तो ली थी, अब इनको खाना कैसे है, किस तरह से है, बहुत ज़्यादा ज्ञान तो उस वक्त था नहीं मेरे पास। 2008 की बात बता रही हूँ, और बहुत ज़्यादा सुविधा भी नहीं थी मेरे पास कूटने पीसने वगैरह की। लेकिन फिर उनका काढ़ा वगैरह बना के पिया, ऐसे कूट पीस के खाने की कोशिश की। चबा के तो कोई खा नहीं सकता, जटामासी हो या ब्राह्मी हो या शंखपुष्पी हो, ये इस तरह के झाड़ होते हैं जिनको चबा के खाना तो बहुत मुश्किल है, और इनका पाउडर भी नहीं बनता। ब्राह्मी शंखपुष्पी का तो फिर भी थोड़ा बहुत बन जाए, जटामासी का बिल्कुल नहीं बनता, तो बहुत मुश्किल हुई इनको खाने में। खैर मैंने किसी तरह से इनका इंटेक शुरू किया। तो इनका इंटेक शुरू करने से एक फ़ायदा मुझे हुआ कि अब मैं आँख बंद करके अगर बैठती थी तो मैं गिरती नहीं थी दाएं बाएं। अन्यथा अगर मैं बैठी हूँ और आँख बंद हो गई थोड़ी देर के लिए, तो मैं दाएं बाएं कहीं ना कहीं गिर ही जाती थी। फिर लखनऊ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे उस वक्त आदरणीय श्री ID राम, श्री इंद्रदेव राम। इस वक्त वो रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे लखनऊ बुला दिया। उन्होंने कहा कि आप यहीं पे आके रहिए, यहीं पर कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत देखिए, यहाँ पर हो सकता है आपका ठीक से इलाज भी हो जाए, लखनऊ में अच्छे डॉक्टर हैं। उनके कहने पर मैं आ तो गई, लेकिन मैंने यहाँ के डॉक्टर से इलाज नहीं दिया, मैं अपने इलाज पर चलती रही। तो फिर उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट देखा, उन्होंने पहले दिन की स्थिति भी, उनकी निगाह मेरी मेडिकल स्थिति पर पहले दिन से थी। ये एक्सीडेंट होने से लेकर लगातार वो डॉक्टर्स के टच में थे, जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे। तो जब उन्होंने मेरा इम्प्रूवमेंट देखा तो उन्होंने पूछा, मैंने उनसे ये बात बताई कि डॉक्टर्स की दवाई से मुझे एक साइड इफ़ेक्ट हो गया, मैंने वो छोड़ दिया और जड़ी बूटियों पर मैं आ गई। तो मैं और किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लूँगी, मैं इन्हीं जड़ी बूटियों के सहारे में ठीक हो जाऊँगी। तो फिर उन्होंने लखनऊ में भी देखा कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा मुझसे एक दिन कि आप जैसे जड़ी बूटियों से ये ठीक हुई हैं, तो इन जड़ी बूटियों के बारे में आप लिखती क्यों नहीं हैं? इंटरनेट पर लिखिए, इंटरनेट पर कितने लोग सर्च करते होंगे, कितने लोगों को परेशानी इस तरह की होती होगी, तो आप इनके बारे में लिखिए। अब मेरी समस्या ये थी कि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी, तो उसमें मेरी मदद की शैलेश भारतवासी ने, जो आज भी दिल्ली में हैं और सबसे पुराने ब्लॉगर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हिंदी कैसे लिखना है कंप्यूटर पर। जैसे अलका लिखना है तो अपना नाम स्पेलिंग में लिख दीजिए। एक उन्होंने लॉन्च कर दिया मेरे लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर भी कि हम इंग्लिश में लिखेंगे ALKA तो हिंदी में लिख के आ जाएगा ALKA। उन्होंने बेटा एक ऐप होता था वो लॉन्च कर दिया था, तो उसकी सहायता से मैं ब्लॉग लिख लेती थी। तो मैंने जो इन 3 लोगों को आज याद किया और इनको मैं सादर धन्यवाद देती हूँ कि इनकी वजह से आज मैं आप सबकी सेवा कर पा रही हूँ। देखिए, स्वतंत्रता दिवस है, सभी लोग अपने उन पुरखों को याद कर रहे हैं, उन पूर्वजों को, उन शहीदों को, जिनकी वजह से हम आज ये दिवस मना रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज का दिन सबसे अच्छा दिन है कि मैं भी उन लोगों को याद करूं जिनकी वजह से आज मैं इस स्थिति में हूं कि मैं आप सबकी सेवा कर पा रही हूँ। ये हुई आज स्वतंत्रता दिवस पर एक ख़ास पोस्ट। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे इस रास्ते में बाधाएं नहीं हैं, बहुत बाधाएं हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये, जो सबसे पहली बाधा आई थी, जिसको मैंने नोट किया,
वो जानते हैं क्या थी? वो ये थी कि लोगों ने मुझसे कहा कि आप जड़ी बूटियाँ खा तो रही हैं, क्यों ना आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कैसे खाई जाती हैं, कितनी खाई जाती हैं, क्या होना चाहिए। मैंने लोगों की बात मानी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछते हैं। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक आश्रम था शायद गीता प्रेस वालों का था या ट्रस्ट वालों का, कोई ट्रस्ट था, तो उसमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठते थे। वो नदी किनारे, गंगा जी के किनारे वो आश्रम था। वहाँ गई मैं, वहाँ मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आप कितना खाती हैं? जटामासी के बारे में पूछा, ब्राह्मी के बारे में, तो मैंने उनको बताया 1-1 चम्मच मैं खाती। तो उन्होंने कहा ना 2-2 चुटकी खानी चाहिए, 1-1 चम्मच नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने उनकी बात मान के मैंने 2-2 चुटकी खाना शुरू किया। अब 2-2 चुटकी खाने से स्थिति ये हुई कि मेरी स्थिति फिर वही बैक हो गई कि मतलब बैठी हूँ तो मैं गिर जा रही हूँ, बैठी हूँ तो मैं गिर जा रही हूँ। फिर मैंने उनकी बात दरकिनार करके मैं अपनी वाली डोज पे आ गई। जितना मैं खाती थी उतना मैंने खाना फिर से शुरू कर दिया। अब ये बात मेरे दिमाग में अटक गई कि बुजुर्ग, बहुत जाने माने डॉक्टर, बुजुर्ग डॉक्टर और इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को भी इस बात का अनुभव नहीं है कि जड़ी बूटियों को कैसे और कितना प्रयोग करें और किस फॉर्म में प्रयोग करें। तब मैंने आगामी सारे अनुसंधान इसी पर किए और इनकी वजह से जो हुआ वो आंचलिक विज्ञान नगरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का ही एक अंग है आंचलिक विज्ञान नगरी। वहाँ पे इनोवेशन फेस्टिवल आयोजित होता है। इनोवेशन फेस्टिवल मतलब आपके नए अन्वेषण, जो आपने नया अन्वेषण किया है उसके बारे में उसको शो करने का वो मंच है। एक तरह से वो सरकारी मंच है उन सबको शो करने का। वे लोग उनको देखते हैं, उनकी गुणवत्ता देखते हैं, फिर उन सारे अन्वेषणों को वे अपनी तरफ से वेरीफाई करते हैं। तो मुझे वहाँ भी कई बार बुलाया गया, मैंने भाग भी लिया उन सब में। तो ये मेरी यात्रा रही है जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और देखिए पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं किसी को किसी रोग से मुक्त देखती हूँ या किसी को बड़ा सुख मिलता है किसी रोग की वजह से, जैसे आज ही एक सवेरे फ़ोन आया था बाकुड़ी जी का। मैंने उनका जिक्र भी किया था कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको कोई उपाय बताया था। तो आज उन्होंने बताया कि उनका बीपी एकदम स्टेबल हो गया है। और यही नहीं, डॉक्टर धाना भारद्वाज ने भी मुझे वहाँ से बताया कि उनका बीपी जो है नेचुरल दवाइयों से स्टेबल हो गया है। तो बड़ी खुशी होती है, कैसा देता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, सिंह दिनकर की रश्मि रथी पड़ी होगी, तो उस खुशी का वर्णन जो है वो खुशी होती है और उसका वर्णन जो है कौन सा सर्ग है, शायद 6वां सर्ग है कि 7वां सर्ग है, शायद 6वां ही सर्ग है या 7वां होगा, 6ठे या 7वें में से कोई एक सर्ग है जिसमें वर्णन किया है। कर्ण ने कहा है ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान हैं किसी महाबलदानी के, ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। बस मेरी यही भावना रहती है कि अगर किसी को सुख मिल रहा है तो निश्चित रूप से ईश्वर मुझसे खुश होते होंगे, बस। और ये भावना भगवान मुझ में हमेशा जिंदा रखें, ये आप सभी के आशीर्वाद से ही संभव होगी। अच्छा, मैं आपको आज पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के साथ आपको एक रोग के बारे में बता रही हूँ। रक्त पित्त उसको कहते हैं। देखिए, रक्त पित्त के जो लक्षण हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अचानक कहीं आपको थोड़ी सी चोट लग जाए और खून ज़्यादा बहे, या वे महिलाएं जिनको पीरियड कुछ ज़्यादा ही आता है, एक्सेस आता है कि उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, या नाक में चोट लग जाए अचानक से, नाक से खून बहने लगे, मतलब कुल मिला के रक्त स्राव, अनावश्यक रक्त स्राव, चाहे मल के रास्ते से चाहे मूत्र के रास्ते से। हमारे शरीर से भी तो कहीं से भी थोड़ा भी खून बहता है तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। चिंतित क्या
हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो देखिए ये रक्त पित्त का मामला होता है। जब पित्त जो है थोड़ा बढ़ जाता है रक्त के अंदर और रक्त में ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये स्थिति होती है कि रक्त थोड़ा पतला हो जाता है। तो इस बीमारी को रक्त पित्त कहा जाता है। तो जब भी आपको किसी भी दशा में अधिक रक्तस्राव हो रहा है तो एक काम करें, 2 हरी इलायची सबके पास होती है, 2 हरी इलायची सुबह खाली पेट चबा चबा के खा लें। उसके बाद 1 गिलास पानी पी लें, कर लें 15-20 दिन, 21 दिन। देखिए आयुर्वेद में एक बात कही जाती है कि कोई भी दवा आप मिनिमम 21 दिन तक चलाइए। अगर आपको उसका लॉन्ग टाइम लाभ लेना है या अपने रोग की जड़ पर वार करना है, अपने रोग की जड़ पर वार करना है और रोग को जड़ से ख़त्म करना है, तो आप 21 दिन कम से कम दवा खाइए, तब आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। अगर आप 21 दिन से कम कोई दवा खाएंगे तो रिजल्ट नहीं पता चलेगा आपको। तो 21 दिन खा लीजिए, 2 हरी इलायची सुबह सुबह खाली पेट चबाइए, उसके बाद आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, बस। सरल सा उपाय है। लेकिन ये जो बीमारी है इसको देख के डरते बहुत लोग हैं। अरे आप ही लोग नहीं, मुझे भी अनावश्यक कहीं से रक्त गिरेगा तो मैं भी डर जाऊंगी। पता चले सुई जरा सी चुभी है तो 1 ही बूंद तो रक्त बहना चाहिए, पता चले बिना मतलब का 4-5-6 बूंद रक्त बह गया तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। क्योंकि अगर सुई चुभ गई तो 1 बूंद भी नहीं बहता है। कभी कभी मान लीजिए गहरी चुभ गई है तो 1 बूंद बह जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 1 बूंद से ज़्यादा बह रहा है तो दिक्कत है। तब कोई ख़ास दवा नहीं है, 2 इलायची चबाइए, उसके बाद 1 गिलास पानी पी लीजिए, बस। सरल सा उपाय है। आप सभी जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। DC पटेल जी, रतनगिरी जी, मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। राधा वल्लभ पराशर जी, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपनी परेशानियाँ ऐसी ही छोटी छोटी जो भी हैं, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे चाहे मुझे फेसबुक पे शेयर कर दिया करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर जो है उनका उपाय आपको बताऊँ। वैसे भी आपको पता ही है, हमारे देश में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, सबके दिमाग में रहती है, अगर फ्री का कुछ मिल जाए तो वो सब लोग बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ज़रा इसका ध्यान रखिएगा कि फ्री में अगर जहर बट रहा हो तो मत खाइएगा। अमृत का तो सेवन कर लीजिएगा, वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जहर और अमृत में फ़र्क तो आप ही को करना पड़ेगा कि जो हमें फ्री में मिल रहा है उसमें जहर क्या है और अमृत क्या है, कौन सा आपके लिए लाभदायक है, कौन सा आपके लिए हानिकारक है। जैसे फ्री में लोगों ने, किसी ने बता दिया अलसी खाइए, अब लोग अलसी खाए जा रहे हैं, जबकि इस देश से मोतियाबिंद की बीमारी को भगाया ही इसीलिए गया कि अलसी की पैदावार कम कर दी जाए, सरसों की पैदावार बढ़ाई जाए और सरसों का तेल हो। तो सरसों के तेल में जब तला जाएगा, सरसों का तेल ही लोग लगाएंगे, वही खाएंगे, तो मोतियाबिंद की शिकायत कम हो जाएगी। अलसी आँखों के लिए नुकसानदायक है, फिर से लोगों ने अलसी खानी शुरू कर दी। पता नहीं किसने कह दिया। फ्री का नॉलेज है भाई, फ्री का नॉलेज जब मिलता है तो हमारे यहाँ लोग दोनों हाथों से लपक के लेते हैं। प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। ज़रा जहर और अमृत में फ़र्क देख लिया करिए, पूछ लिया करिए अपने बुज़ुर्गों से। और किसी से ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कर दिया करिए, मैं बता दूंगी उचित है कि अनुचित, इतना मैं कर दूंगी। मैं उसके लिए कोई शुल्क नहीं लूँगी आपसे। पसंद आए तो मेरी इस रील को ज़रा आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, थोड़ा फॉलो वॉलो कर लीजिएगा, जिससे कुछ उन लोगों तक पहुंच जाए मेरी बातें जिनको मेरी ज़रूरत है, जिनको हो सकता है कोई छोटी मोटी बीमारी हो, किसी से कह ना पा रहे हैं। आप अगर उनको भेजेंगे तो उनको भी अपनी बात मुझसे कहने में थोड़ा आसानी होगी। किसी व्यक्ति का दुख दूर हो जाएगा तो आपको भी पुण्य मिलेगा, मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। हमें कुछ अगले जन्म के लिए भी तो प्रारब्ध इकट्ठा करना, यही सब तो प्रारब्ध है जो हमारे अगले जन्म के सुख दुख का निर्धारण करेगा। आप सभी को धन्यवाद। मैं एक बार फिर उन 3 विभूतियों को बार बार प्रणाम करती हूँ जिनकी वजह से मैं आज आयुर्वेद के माध्यम से आप सभी की सेवा कर पा रही हूँ।
सभी को